चलो यहाँ देखो, पिछली क्लास में अपन ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक है। और वो किस में देखा था अपन ने? प्लांट्स में। कौन सी प्रोसेस से होती है वो चीज़? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। और हमने ये भी देख लिया था कि कुछ खिड़कियाँ भी होती हैं प्लांट्स के अंदर जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है, जिनसे गैसेस एक्सचेंज और बाकी के फंक्शन होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है खाने के लिए, ठीक है ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, ये चीज़ याद रखना। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। 3 टाइप में पहला टाइप क्या है? होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफिटिक और तीसरा है पैरासिटिक। अब ये तीनों क्या होते हैं ध्यान से समझो। होलो का मतलब होता है होल, पूरा का पूरा, ठीक है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट खा लेता है और उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है तो इसको कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं? होलोजोइक। यानी कि वो उसको किस फॉर्म में खा रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। समझना, वो उसको किस फॉर्म में खा रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और बॉडी के अंदर उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? सिंपल फॉर्म में। समझ आ गया? ये चीज़ हर ऑर्गेनिज्म, लगभग हर ऑर्गेनिज्म करता है कि किसी भी चीज़ को किस फॉर्म में खाता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और बॉडी के अंदर उसको किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल फॉर्म में। और इस कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करना। तो क्या लिखा मैंने? ऑर्गेनिज्म टेक द होल फूड एंड डाइजेस्ट इंटरनली। इंटरनली यानी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, जो कि अपन देखेंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। हम भी जब रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक है ना, तो ये मत समझना कि हमने किसी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट खा लिया। अब तुम्हें रोटी खानी है, रोटी किससे बनती है? गेहूं से। तो ये थोड़ी बोलोगे कि सर गेहूं हम डायरेक्ट खा लेंगे क्या? होलोजोइक में नहीं। लेकिन तुम रोटी को किस फॉर्म में खा रहे हो? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हो। उसमें जो चीज़ें हैं वो किस फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स। उसके बाद तुम बॉडी के अंदर उसको किस में कन्वर्ट करोगे? सिंपल, ठीक है। नाउ दूसरा कौन सा न्यूट्रिशन आएगा? सैप्रोफिटिक। अब ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है खाना खाने के लिए। डेड ऑर्गेनिज्म। और किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए पहले वो बाहर उसको पचाता है और फिर उसको खा लेता है। समझ आ गया? बाहर पचाना और फिर खा लेना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? फंगस, ठीक है। तो फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और डाइजेस्ट एक्सटर्नली, बाहर डाइजेस्ट करता है। एंड देन इंजेस्ट। इंजेस्ट का मतलब होता है खा लेना, ठीक है ना, इंजेस्ट करता है। इसमें क्या हो रहा है? पहले इंजेशन या डाइजेशन हो रहा है इसमें? इंजेशन का मतलब होता है खाना और डाइजेशन का मतलब होता है पचाना। इसमें डाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर या बाहर? अंदर हो रहा है। तो इसमें पहले इंजेशन होगा या डाइजेशन? इंजेशन। पहले खाएगा बाद में पचाएगा। इसमें पहले क्या होगा? पहले डाइजेशन होगा और बाद में क्या होगा? इंजेशन, ठीक है। इंजेस्ट बाद में करेगा। तीसरा सबसे अलग है, पैरासिटिक। पैरासिटिक ऐसा है कि वो खाने और पचाने की मेहनत ही नहीं करेगा, या फिर सिंपली पचाने की मेहनत नहीं करेगा। वो सिर्फ खाएगा और पचाना तो पड़ेगा, तो वो दूसरों के भरोसे छोड़ेगा पचाना। तो वो करेगा क्या? ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह लेगा या अंदर रह लेगा? जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं ताकि वो उनका सिंपल फूड खा सकें, यानी पचा पचाया खाना खा सकें। फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया और वो चला गया डायरेक्ट तुम्हारे कहाँ पर? खून में, ब्लड में चला गया। तो क्या ब्लड में उसको कोई चीज़ पचाने की ज़रूरत है? हमने ही अपनी चीज़ों को पचाकर किस में डाल दिया? ब्लड में। तो उसको डायरेक्ट वहीं मिल गया सब कुछ। समझ आ गया? तो उसको पचाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तुमने जोंक देखी है? जोंक चिपक जाती है जो ऑर्गेनिज्म में और उनका खून पीती रहती है। लीच कहते हैं हम जिसको, है ना। वो भी क्या है? एक टाइप की पैरासाइट है, क्योंकि वो क्या पीती है? डायरेक्टली खून पीती है। यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या सिंपल सब्सटेंस? सिंपल सब्सटेंस। डाइजेस्टिव सब्सटेंस या अनडाइजेस्टिव सब्सटेंस? डाइजेस्टेड सब्सटेंस, है ना। डायरेक्ट वो डाइजेस्टेड खाना खा रही है, उसको पचाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बॉडी उसके अंदर भगवान ने उसको डाइजेस्टिव सिस्टम ही ढंग का नहीं दिया होता, ठीक है ना। तो पैरासाइट्स वो होते हैं लिव ऑन और इनसाइड ऑर्गेनिज्म एंड टेक ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड। ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को खाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पैरासिटिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ भी होता है और
इंसेक्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं कुछ, ठीक है ना, जैसे कि जुएं बालों में रहने वाले, ठीक है, वो भी खून पीते हैं, ठीक है ना, खून पीते हैं इसीलिए खुजली वगैरह हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जो डायरेक्टली खून को फीड करें या तुम्हारे सेल के अंदर जाकर न्यूट्रिशन को फीड करें, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं पैरासाइट्स, जो कि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेंगे। अब हम देखेंगे किस में न्यूट्रिशन इन अमीबा। बहुत सिंपल है, अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी 3 मार्क्स में डायरेक्ट आ जाता है कि एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा अलॉन्ग विद डायग्राम, ठीक है। और किस टाइप का न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक, क्या लग रहा है? चलो पहले मैं समझा दूं फिर बताना, ठीक है। तुम लोग को तो देखे भी नहीं रहा है क्योंकि एग्जाम्पल, ठीक है ना। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। समझ के क्यों नहीं बोला, देख के ही बोलना था, पहले देख लेते हैं, ठीक है। अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा होता है? अमीबा सबसे पहले तो कितने सेल का ऑर्गेनिज्म है? 1 सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सिस्टम ही सेल से मिलके बनता है। अब वो खुद एक सेल का है तो कहाँ से उसके अंदर सिस्टम होगा, ठीक है। तो उसमें डाइजेशन कैसे होता है? मान लो ये क्या है, एक फूड का पार्टिकल, जो भी वो उसको खाना है, ठीक है, ये उसका सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, जिससे अभी हमें कोई खासा काम नहीं है। हमें काम है उसके बाहर की वॉल से, जिसको क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। इसकी जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है नकली, ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है नकली, और पोडिया का मतलब होता है पैर, यानी ये इसके नकली पैर हैं, ठीक है। असली पैर तो होंगे नहीं उसके, क्योंकि असली पैर तो हमारे पास है, इतने बड़े बड़े और ढेर सारे करोड़ों सेल्स के, खुद एक सेल का है। लेकिन ये जो स्यूडोपोडिया है ना, इसको चलने में हेल्प करता है, तो काम तो पैरों के जैसा ही कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? पैर नहीं, कैसे पैर? नकली पैर, स्यूडोपोडिया। लेकिन इस स्यूडोपोडिया का एक और काम है, जैसे ही फूड अमीबा के पास आता है, ये स्यूडोपोडिया उस फूड को सराउंड कर लेते हैं, उसके चारों तरफ घेर लेते हैं उसको, और घेर कर यहाँ से बंद हो जाते हैं और इस फूड को अंदर डाल देते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है? कैप्चरिंग फूड बाय सराउंडिंग इट, ठीक है ना, उसको सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। कौन घेर लेता है उस फूड को? स्यूडोपोडिया। फिर उसके बाद ये स्यूडोपोडिया कहाँ भेज देते हैं फूड को? सेल के अंदर भेज देते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में जाकर? फूड वैक्यूल में। अब फूड वैक्यूल में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उसी फूड वैक्यूल के अंदर उस खाने को पचाया जाएगा। उसी फूड वैक्यूल के अंदर क्या निकाले जाएंगे? बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है ना, एंजाइम निकाले जाएंगे फूड वैक्यूल में। तीसरी प्रोसेस में क्या हो? इंजेशन ऑफ फूड। इसने अपने फूड को इंजेस्ट किया, यानी सेल के अंदर लिया, और फूड वैक्यूल फॉर्म, और क्या बना लिया? फूड वैक्यूल बना लिया। चौथे में इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे क्या निकल गए? एंजाइम्स निकल गए, जिन्होंने उस फूड को क्या कर दिया? फूड इज डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट हो गया वो फूड। और अनडाइजेस्टेड फूड को इसने क्या कर लिया? बॉडी से नहीं, अपने सेल से बाहर निकाल दिया। समझ आ गया? सिंपल सा इसका डाइजेशन होता है। तो इसने अपने फूड को अंदर डाइजेस्ट किया अपने, या बाहर डाइजेस्ट किया? अंदर किया। तो किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, क्योंकि डाइजेशन इंटरनल है। समझ आ गया? सिंपल, फिर से बता रहा हूँ। हाँ, कैसे? सोच नहीं रहा है वो, ऐसा सेल के कुछ केमिकल्स होते हैं जो फूड के केमिकल्स को पहचान जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा समझ लो। फूड जो है वो केमिकली ढूंढा जाता है अमीबा के थ्रू, ठीक है ना। जैसे ऐसे कोई डॉग वॉग होते हैं ना, शेर वेर होता है जो सूंघ के खाना ढूंढते हैं, ठीक है ना, वैसा समझ लो। नाक नहीं है लेकिन पहचान जा रहा है केमिकल क्या है। तो जैसे ही उसको फूड मिलता है, वो अपने स्यूडोपोडिया को उसके सराउंड करता है, स्यूडोपोडिया उसको कैप्चर करके अंदर कर लेता है, और इसको बोलते हैं इंजेशन। फूड इंजेस्ट हुआ, इंजेस्ट होकर अंदर किस में कन्वर्ट हो गया? फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया। वैक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद उस वैक्यूल के अंदर क्या निकले? एंजाइम्स। उन एंजाइम्स ने उस फूड को क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया, और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया? बाहर, ठीक है। ये डाइजेशन इन अमीबा हो गया, या न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया। इसके बाद हम चलेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। इतना कर लो। अमीबा के बाद अब हमको देखना है डाइजेशन किस में? ह्यूमंस में।
ये मैंने जितना भी बनाया है ना वो डाइजेशन की प्रोसेस का या कहो न्यूट्रिशन की प्रोसेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मतलब कि मैंने एक ओवरव्यू दिया है तुम्हें। मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दिखता कैसा है और जितने भी ऑर्गन्स उसमें आते हैं उनका पर्टिकुलर मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, अभी मैं तुमको डिटेल में बिल्कुल नहीं ले जा रहा हूँ कि हर एक ऑर्गन का साइज, शेप और उसमें और भी चीज़ें क्या होती हैं वो क्या है। हम बस ये देख रहे हैं कि मेन फंक्शन उनका न्यूट्रिशन में क्या है। ठीक है, अभी इसके बाद जब ये हो जाएगा तब मैं तुमको बताऊंगा कि हर ऑर्गन में डाइजेशन कैसे होता है। अभी मैं डाइजेशन को टच भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जैसे स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, और इनसे बॉडी एनर्जी नहीं बना सकती, इनको तोड़ना पड़ता है बॉडी में। ठीक है ना, बॉडी के अंदर इनको तोड़ना पड़ता है, यानी कि कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है, डाइजेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इस डाइजेशन की प्रोसेस में एक दो ऑर्गन नहीं, इतने सारे ऑर्गन्स काम आते हैं। और आज हम समझेंगे कि हर ऑर्गन का काम क्या है, क्योंकि जब तक तुम ऑर्गन्स नहीं समझोगे, स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, तो तुम्हें डाइजेशन समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, जब तक तुम्हें स्टमक का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, वो कहाँ पर है ये नहीं पता होगा, तो ये नहीं समझ पाओगे कि वो डाइजेशन किसका कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये है एक जनरल स्ट्रक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। ठीक है, ये डायग्राम बस समझाने के लिए है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब ये जितना बड़ा बना है तुम्हें लगता है इतना बड़ा मेरी बॉडी में होगा, नहीं, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, साइज़ वेरी कर सकता है। ठीक है ना, और जितना तुम्हें ऐसा दिख रहा है इससे बिल्कुल अलग हो सकता है। लेकिन मैंने लगभग सारे ऑर्गन्स यहाँ पर बनाकर दिखा दिए। सबसे पहले क्या है, माउथ। ठीक है ना, हमारा मुंह जो है वो सिंपल सी बात है, किस में काम आ रहा है, फूड को इंजेस्ट करने में। ठीक है ना, इंजेस्ट करना यानी कि खाना। ठीक है ना, बाहर से फूड को मुंह के अंदर रखना। तो माउथ का काम क्या है, इंजेशन ऑफ फूड। साथ ही साथ मुंह के अंदर हमारे टीथ और टंग भी होते हैं। टीथ का काम क्या है, तुम्हारा जो खाना खा रहे हो उसको पहले तो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, उसको क्रंच करना। ठीक है ना, चबाने को हम और कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं, च्यूइंग, और एक और कहते हैं मैस्टिकेशन। ठीक है, च्यूइंग या मैस्टिकेशन दोनों एक ही वर्ड है। हम खाने को च्यू करते हैं या चबाते हैं या टुकड़े करते हैं ताकि उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, इसके बाद जो टंग होती है हमारी, टंग का क्या क्या काम हो सकता है, क्या, टेस्ट। ठीक है ना, टेस्ट हमें पता चलता है टंग से, और सलाइवा। ठीक है, सलाइवा, लेकिन जो हमारी टंग है वो सलाइवा बनाती नहीं है, बल्कि वो सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करती है। ठीक है ना, और सलाइवा का खाने के साथ मिक्स होना बेहद ज़रूरी है। तुम्हारा ये जो सलाइवा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जब हम डाइजेशन समझेंगे। तो जो सलाइवा निकल रहा है उसको मिक्स करने का काम टंग करती है। इसी के साथ साथ टंग का काम है तुम्हारी स्पीच में, बोलने में। ठीक है ना, तुम जो शब्द निकाल रहे हो उसमें टंग का बहुत सारा इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, तो टंग के ये सारे कामों का। अब मैं तुम्हें ये सब लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लो। ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शन किसके होते हैं। तो टीथ के फंक्शन समझ आ गए। क्या टीथ सारे एक जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है ना, 4 टाइप के टीथ होते हैं जनरली। ठीक है, तुम्हारे अभी इसमें नहीं है लेकिन तुमने 7th क्लास में पढ़ा था। तो 4 टाइप के टीथ, आगे के टीथ को हम बोलते हैं कैनाइन्स। ठीक है, ये जो आगे के होते हैं जो चीज़ों को फाड़ने में काम आते हैं। ठीक है ना, कैनाइन्स। फिर इधर के 4 दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, इनको बोलते हैं ये जो आगे के उनको कैनाइन्स नहीं बोलते, उनको बोलते हैं इंसीजर्स। ठीक है, ठीक कर रहा हूँ मैं फिर से। ये जो सामने के बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं चपटे हुए, इनको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर का काम है फाड़ना। फिर ये जो कैनाइन होते हैं 4 दांत यहाँ पर, जो कार्निवोरस में बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, बाहर निकले होते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, उनका काम है टीयर करना। ठीक है, फाड़ना, उसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको भेदना और उसकी चमड़ी को, खाल को खींच लेना। ठीक है ना, लेकिन हमारे अंदर उतने डेवलप नहीं है क्योंकि हमने खाने को पकाना शुरू कर दिया। समझ आ गया। फिर उसके बाद हम चलते और अंदर, तो आते हैं प्री मोलर्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आते हैं मोलर्स।
तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के दांत होते हैं। प्रीमोलर और मोलर का एक ही काम है, खाने को प्रॉपरली च्यू करना, चबाना। तुम कभी आगे से नहीं चबा सकते अपने खाने को, ठीक है ना, तुम हमेशा साइड से ही चबा पाओगे, ठीक है। नाउ फिर आती है एक कैविटी, जहाँ पर ये पूरे खाने का टूटना, च्यू होना और सलाइवा के साथ मिक्स होना होता है। कैविटी का मतलब है खाली जगह, ओरल का मतलब है माउथ की। तो ओरल कैविटी यानी तुम्हारी किसकी कैविटी? माउथ की कैविटी। और इस कैविटी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं बकल कैविटी, BUCCAL, बकल कैविटी। तो ये जो मुंह के अंदर खाली जगह दिख रही है, ये पूरी बकल या कौन सी कैविटी होती है? ओरल कैविटी। अब खाना तुम्हारा ओरल कैविटी से गुजर चुका है और कहाँ आ गया है? फेरिंग्स में, ठीक है ना। अब ये जो फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से चला जाएगा ये तुम्हारे एक पाइप में जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को नॉर्मल लैंग्वेज में फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो खाना चला गया तुम्हारा ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस का सिंपल काम है माउथ से स्टमक को क्या करना? कनेक्ट करना। क्या इसके अंदर डाइजेशन वगैरह होगा? कुछ नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ खाना ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इसके ट्रांसफ़र होने में भी एक चीज़ है कि वो खाना ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं जाता कभी, ठीक है। अब तुमने खाना खाया, ठीक है, और मान लो खाना खाने के थोड़ी देर बाद तुम ऐसे उल्टे हो गए, ठीक है, मान लो, तो क्या तुम्हारा खाना वापस मुंह तक आ जाएगा? नहीं आता, ठीक है। दूसरी बात, तुम लेट गए, तुमने खाना लेटे लेटे, कुछ लोग खाना खा लेते हैं, है ना, बढ़िया, खासकर वो लोग जो बीमार होते हैं उनको लेटे लेटे खाना पड़ता है। तो अब मान लो ऐसे लेटे हुए हैं और खा रहे हैं, ऐसे उन्होंने खाया, तो खाना क्या यहीं फंस के रह जाएगा? ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाता है, ठीक है ना, वो ऐसे ट्रैवल कर सकता है क्योंकि ईसोफेगस से एक मूवमेंट शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, उल्टा होके खाने का ट्राई करोगे तो मेन दिक्कत ये है कि तुम्हें निगलने में दिक्कत होगी। निगलने में तुम्हारा कंट्रोल है, उसके बाद बॉडी कंट्रोल करती है, समझ में आ गया। खाने को स्वॉलो करने का तुम्हारा कंट्रोल है, तुम कर पाओगे उसको, तो उसमें ग्रेविटी काम आएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा फिर बॉडी संभालेगी, बॉडी कहेगी अब मैं इसको नीचे करूँगी, तुम अपना काम छोड़ दो। तुम कर पाते हो क्या? तुम्हारे कंट्रोल में क्या स्टमक तक खाना पहुँचाना, है ना? नहीं है। तुम रोकना चाहो तो भी नहीं रोक सकते। ईसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन से होता है, जो खाने को ले ही जाएगा। फिर तो चाहे तुम लेट जाओ चाहे तुम उल्टे लटक जाओ, समझ आ गया। अब वो खाना कहाँ पहुँच चुका है? स्टमक में। अब तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि स्टमक में भरा होता है एसिड, पता है ये चीज़? कौन सा एसिड भरा होता है ये पता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में उसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, सबसे पहले तो कल भी अपन ये चीज़ पढ़ेंगे, उस खाने को बनाएगा माइक्रोब फ्री, यानी वो तुम्हारे खाने में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, ठीक है ना, ताकि तुम्हारा खाना थोड़ा सा सेफ हो जाए। दूसरी चीज़, कैसे शेप का होता है स्टमक? J शेप का, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक थैली जैसा होता है और उसमें भी डाइजेशन होता है, पेट के अंदर भी डाइजेशन होता है, साथ ही साथ वो मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। खाने की चर्निंग होती रहती है, ठीक है ना। चर्निंग यानी कि पिसता रहता है खाना, लिटरली इसको यही बोलते हैं, पिसता रहता है, उसको चर्निंग कहते हैं। फिर वो खाना, ध्यान से सुनना, अब वो खाना चला जाएगा डायरेक्ट कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, बता रहा हूँ, याद रखना, स्टमक के बाद खाना कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। लेकिन अब बाकी सबका क्या काम है ये देखो। अगला कौन सा आता है तुम्हारा? लिवर। लिवर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है ना। यहाँ से शुरू होकर स्टमक के पीछे भी चला जाता है। मैंने कहा ना, डायग्राम मैंने उतना एक्यूरेट नहीं बनाया क्योंकि मुझे तुम्हें अलग अलग करके दिखाना था। लेकिन अगर ये यहाँ पर मेरा स्टमक है लेफ्ट साइड में, तो मेरा लिवर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। लिवर काफ़ी बड़ा होता है, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे, ठीक है ना। मेरा लिवर यहाँ तक मेरा लिवर है, ठीक है, फिट है अब वो, ठीक है, नेचर ने किया है। तो यहाँ से मेरा लिवर स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है, ठीक है, और स्टमक के पीछे तक जाता है और बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और इसीलिए हम इसको कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ क्या करता है? रिलीज करता है, कुछ ना कुछ निकालता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अभी ये समझ लो
कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गन है। दूसरा, ये एक जूस निकालता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। अब ये बाइल जूस को कहाँ भेजता है? ये बाइल जूस को भेज देता है किसमें? गॉल ब्लैडर में, जो जस्ट इसके सामने एक छोटी सी थैली होती है, ठीक है ना। इसको पित्ताशय कहा जाता है, ठीक है ना, पित्त की थैली कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद गॉल ब्लैडर का एक काम है क्या करना? स्टोर को, बाइल को क्या करना? स्टोर करना। बाइल रिलीज कहाँ से हुआ? लिवर से। स्टोर कहाँ हुआ? गॉल ब्लैडर में। और जब ज़रूरत होती है बॉडी को तो कहाँ से निकलता है बाइल जूस? गॉल ब्लैडर से। और कहाँ जाता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ आ गया? जहाँ पर तुम्हारा स्टमक वाला खाना वेट कर रहा है। क्लियर हो गया? खाना आया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर बाइल जूस निकला कहाँ से? लिवर से। स्टोर कहाँ हुआ? गॉल ब्लैडर। अभी तुम लोग खाना खा रहे हो क्या? खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ क्या? नहीं। तो अभी जो बाइल जूस है वो लगातार लिवर सेक्रीट कर रहा है, निकाल रहा है, लेकिन उसको कहाँ स्टोर कर रहा है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। जैसे ही मैं खाना खाऊंगा तो बॉडी को सिग्नल मिल जाएगा कि अब ज़रूरत है बाइल जूस की, तो वो कहाँ रिलीज कर देगा उसको? बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है क्या तुम्हारी? कौन सा ऑर्गन? पैनक्रियास। ध्यान से देखो, पैनक्रियास कहाँ पर है? स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है ना। और एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर होता है। पैनक्रियास का भी काम है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकालना। डाइजेस्टिव एंजाइम पेट भी निकाल रहा था, और तुम्हें यकीन नहीं होगा माउथ भी निकाल रहा था। माउथ भी एंजाइम निकालता है, पेट भी एंजाइम निकालता है, पैनक्रियास भी निकालता है। लेकिन माउथ और पेट के अंदर ही डाइजेशन होता है, पैनक्रियास में डाइजेशन नहीं होता। बल्कि पैनक्रियास अपना डाइजेशन एंजाइम जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ डाल देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सब अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल रहे हैं। लिवर ने और गॉल ब्लैडर ने कहाँ डाला? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या डाला? बाइल जूस। वैसे ही पैनक्रियास भी अपना डाइजेस्टिव जूस जो है वो कहाँ निकाल देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर फूड अपना वेट कर रहा है, ठीक है। रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी के साथ साथ पैनक्रियास की एक और खास बात यह है कि वो और क्या रिलीज करता है? हॉर्मोन्स, ठीक है, जो कि एक अलग हिस्सा है। इसमें कोई काम नहीं आएंगे इसके हॉर्मोन्स डाइजेशन की प्रोसेस में, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि ये एक ऐसी ग्लैंड है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करती है और हार्मोन भी रिलीज करती है। अब जब क्या पैनक्रियास के कारण शुगर की बीमारी हो जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो मैं बताऊंगा कि कैसे पैनक्रियास में गड़बड़ होने की वजह से डायबिटीज़ या शुगर हो जाती है। अगली कौन सी ऑर्गन आ गया हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से भी खाना कहाँ आया? लिवर ने अपना जूस, गॉल ब्लैडर ने अपना जूस कहाँ भेजा? स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियास ने भी अपना जूस कहाँ भेजा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन ने खुद का भी डाइजेस्टिव एंजाइम निकाले। समझ आ गया? यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगह से डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, पहला कहाँ से? लिवर से, या दोनों को अपन मिला लेंगे, लिवर गॉल ब्लैडर से। दूसरा और तीसरा खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से, ठीक है ना। और जब तीनों के डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाएंगे तो खाना हमारा फाइनली डाइजेस्ट हो जाएगा। समझ आ गया? शुरू कहाँ से हुआ था डाइजेस्ट होना? माउथ से। फिर कहाँ हुआ? स्टमक में। फाइनली कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाए थे, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स खाए थे, स्टार्च खाया, प्रोटीन खाया, फैट्स खाया, वो सब फाइनली क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट, और अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इन छोटे छोटे ये कहाँ पर हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनको तुम्हें भेजना होगा पूरी बॉडी के सेल्स में, तो तुम्हें कहाँ डालना होगा इनको? नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, ये जाएगा कहाँ? ब्लड में। तुम्हें पूरी बॉडी में भेजना है तो कहाँ डालना पड़ेगा? ब्लड में। तो ये जो खाना होगा, ध्यान से सुनना, तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड, जो तुम्हारा डाइजेस्ट हो चुका है खाना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा? ब्लड के अंदर चला जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। समझ आ गया? तुम्हारा खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब डाइजेस्टेड फूड जितना था वो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन सारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है। वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। समझ आ गया?
लार्ज इंटेस्टाइन का काम है तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड को आगे बढ़ाते रहना, समझ आ गया। लेकिन वो एक और काम करता है। अब मान लो तुम्हारे अनडाइजेस्टेड फूड में कुछ पानी रह जाए तो क्या बॉडी निकाल देगी पानी जैसी कीमती चीज़ को? तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। खाना कहाँ एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव्ड फर्दर, आगे बढ़ता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ तुम्हारा यहाँ इतने एरिया में तुम्हारा क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड था आगे बढ़ा। अब वो डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया? एब्जॉर्ब। कहाँ एब्जॉर्ब हो गया? ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। और फिर उसके आगे कौन सा फूड बढ़ा? अनडाइजेस्टेड। और वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया तुम्हारा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से वो आगे आएगा। ये रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। और फाइनली एनस से वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पूरी प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं, ये पूरे पार्ट्स मैंने बता दिए, पूरा बता दिया कहाँ से कहाँ तक फूड जाता है, फूड कैसे ट्रैवल करता है, कैसे अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं डाइजेशन में। अब कल मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस खाने का क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है ना? तुम्हारे खाने में, ये मैं कल भी बताऊंगा, सबसे पहले अपना यही होगा। खाने में 3 चीज़ें मेन होती हैं। पहला होता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है फैट। कौन कौन से? पहला स्टार्च, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो तुम्हारे ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकते। ठीक है? इसीलिए तुम्हें इन सब्सटेंसेस को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन, तोड़ना पड़ेगा। और माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक यही हो रहा है। इन तीनों को क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है, ताकि वो कैसा फूड बन जाए? डाइजेस्टेड फूड। और किस में एब्जॉर्ब हो जाए? ब्लड। प्रोटीन के डब्बे खाली करते हैं, मतलब खाते हैं जो प्रोटीन, उस प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है? स्टमक वगैरह से स्टार्ट होता है। कल मैं बताऊंगा कि कहाँ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है, कहाँ पर फैट होता है, कैसे होता है, ये सब भी याद रखना है। ठीक है ना? अभी मैंने सिर्फ तुमको बताया कि ये पूरा, ये मैंने फिजिकली बता दिया। कल मैं तुमको केमिकली बताऊंगा कि कैसे डाइजेशन होता है। अभी क्या हमने किसी भी एंजाइम का नाम लिया? क्या अभी हमने ये बताया कि शुगर कैसे डाइजेस्ट होगी, प्रोटीन कैसे होगा? नहीं, ये अपन कल देखेंगे। समझ आ गया? ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना, इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है?